हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जब हम इसे देखेंगे तो यू विल सी कि यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी पोइम लिखी हुई है। एक्चुअली ये जो पोइम है ये लेप्चा फोक सॉन्ग है। ठीक है, जो लेप्चा ट्राइबल कम्युनिटी होती है ना, जो नदर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल में मिलती है, ये उनकी एक पोइम है जो यहाँ पर लिखी हुई है। आप इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं। और क्योंकि हमें मेनली जो मेन टॉपिक है उस पर कंसर्न करना है तो हम वो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर में यू विल सी दिस पैरा। ओके, दिस पैरा वी शेयर दिस प्लानट विद मिलियन ऑफ अदर लिविंग बींग्स। तो ये हमें क्या बताता है कि हम इस प्लानट पे अकेले नहीं रहते हैं। ठीक है, अर्थ पे हम अकेले तो रहते नहीं हैं, हमारे साथ अदर ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग बीइंग, अदर प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज, डिफरेंट काइंड के जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है, तो वही ये पैरा हमें सजेस्ट करता है। देखो, तो ये क्या कहता है पैरा, वी शेयर दिस प्लानट विद मिलियन ऑफ अदर लिविंग बींग्स। तो हम दूसरे लिविंग बींग के साथ अपना ये प्लानट शेयर करते हैं, मतलब उन सब के साथ हम रहते हैं। अब देखो उसमें किस तरह के लोग मतलब क्या कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको मिल जाएंगे। देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे, है ना, हमारे साथ साथ बैक्टीरियाज भी ग्रो हो रहे हैं, लिचन्स टू बनियान ट्रीज, एलिफेंट्स भी हैं हमारे यहाँ पर, ब्लू व्हेल्स भी हैं। ये तो सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल हैं, है ना। ये जो एंटायर हैबिटेट है जिस पे हम रहते हैं उसमें इमेंस बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइफ की डाइवर्सिटी है, बहुत ही तरह तरह की लाइफ्स आपको मिल जाएंगी। मतलब एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े ब्लू व्हेल तक इतने टाइप के एनिमल्स आपको मिल जाएंगे, है ना। कुछ तो आपने भी देखे होंगे अपने आसपास, कितने अलग अलग तरह के एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब आपको मिल जाएंगे। तो वी ह्यूमन along with all living organism from a complex फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। भाई हम सब मिलके, ठीक है, ये सारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बैक्टीरियाज हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम सब मिलके एक कॉम्प्लेक्स वेव बनाते हैं। भाई क्यों बनता है ये कॉम्प्लेक्स वेव? बिकॉज वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, है ना। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इन विच वी आर ओनली ए पार्ट। हम एक छोटा सा पार्ट है उस पूरे वेव का, ठीक है, एंड वेरी मच डिपेंडेड ऑन दिस सिस्टम। और हम इस सिस्टम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ना। हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है, जैसे सपोज हमें अगर दही खाना है तो उसके लिए हमें अगर दूध में माइक्रोब जो होते हैं, माइक्रो बैक्टीरियाज, अगर वो नहीं होंगे तो हम दही नहीं खा सकते, राइट। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दैम फॉर आवर ओन एक्सिस्टेंस। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर ऐसे चीज़ें हो रही हैं, इवन हमारे फूड के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनमें इन सब की एग्जिस्टेंस होती है, और इनके बिना वो जो काम होते हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे द प्लांट, द एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ। भाई यही तो जो एयर की क्वालिटी होती है जिसे हम ब्रीथ करते हैं उसको रिक्रिएट करते हैं, उसको ठीक करते हैं, है ना, उसको फिर से बनाते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे हम O2 इनहेल करते हैं और CO2 एक्सेल करते हैं। सिमिलरली जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो CO2 को इनहेल करते हैं और O2 को एक्सेल करते हैं। तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है। तो यही इंटरडिपेंडेंसी है हमारे और अदर ऑर्गेनिज्म के बीच में। देन द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी पीते हैं वो भी तो, उसके अंदर भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सॉइल जो हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस अवर फूड, उस वो भी तो डिपेंडेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। जैसे हम अर्थवार्म होता है, वो क्या करता है, सॉइल को अच्छे से एयरी कर देता है ना, उसका एयरेशन कर देता है। तो इस तरह से हम उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। सो विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव। तो इन सब चीज़ों के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। फॉरेस्ट प्ले अ की रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम दैट दीज आर ऑल्सो द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विच अदर लिविंग बींग्स डिपेंड। तो भाई फॉरेस्ट भी ऐसे हैं जिन पे हम डिपेंड करते हैं। इवन दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं, जो जैसे वाइल्ड लाइफ में जो एनिमल्स रहते हैं वो भी तो डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के ऊपर से। तो दिस ऑल इज इंटर डिपेंडेंट एंड वी आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन दैम, दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अस। तो हमने इस पैरा से सिर्फ इतनी बात समझी कि जो अर्थ है या जो प्लैनेट है उस पर बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत तरह तरह के एनिमल्स, प्लांट्स आपको मिल जाएंगे, और ये सब इंटरडिपेंडेंट हैं और एक कॉम्प्लेक्स वेव बनाते हैं ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम। और हम एक दूसरे के एक्सिस्टेंस के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये सिंपल सी चीज़ हमने समझी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट पैरा समझते हैं, ठीक है। सी, नेक्स्ट पैरा समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है या फिर उससे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोले, ये होती क्या है। भाई इसका मतलब मैंने आपको जस्ट बताया कि बहुत सारे लिविंग बींग्स हैं, है ना। तो इट इमेंसली रिच इन वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ में जितने एनिमल्स होते हैं वो सब कुछ, है ना। कल्टिवेटेड स्पीसीज, इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज मिल जाएंगी, डाइवर्स इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन,
बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। तो भाई आपको सिर्फ ये दो चीज़ें याद रखनी है कि भाई एक तो क्या होता है, बहुत सारे मतलब इमेंसली रिच होते हैं वाइल्ड लाइफ में, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, लिविंग बींग्स होंगे, ये सब होते हैं और ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं। बट ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यही होती है बायोडाइवर्सिटी, मतलब लिविंग बींग्स हैं, बहुत सारे हैं, डाइवर्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके के हैं, बट इंटरडिपेंडेंट हैं। दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके, तो नाउ मूव ऑन फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो चलिए हम देखते हैं कि इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें फ्लोरा और फौना कितने कितने हैं, कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फ्लोरा क्या होता है, प्लांट स्पीसीज, और फौना क्या होता है, एनिमल स्पीसीज, ठीक है। अब इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखोगे, यू विल बी एबल टू फाइंड देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। तो आप ये देखोगे कि कुछ ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो हमारे ही एरिया में मिलते हैं, ठीक है। आप जैसे अपने अगर आपकी नानी कहीं बाहर रहती हैं या आपके कोई रिलेटिव बाहर रहते हैं, आप कहीं घूमने जाते हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि वहाँ का जो एक तरह से जो वहाँ की स्पीसीज़ हैं, जो वहाँ के एनिमल्स हैं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, और यहाँ के जो स्पीसीज़ हैं वो वहाँ नहीं मिलेंगे। जैसे अगर आप राजस्थान घूमने जाएंगे, यू विल सी कि जितने हरे भरे पेड़ आपको यहाँ मिलते हैं वो आपको राजस्थान में नहीं मिलेंगे, है ना। और जिस तरह के एनिमल्स यहाँ मिलते हैं वैसे एनिमल आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होता है कि हर एक पर्टिकुलर एरिया में एक अलग टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स वहाँ पे ग्रो होते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह का एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है वो एक पर्टिकुलर स्पेस में उन्हें मिलता है, और वो वहाँ पर अच्छे से ग्रो होते हैं, ठीक है। इनफैक्ट जो इंडिया है, इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म ऑफ इट्स वास्ट एरे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इंडिया जो है वो बहुत रिच है, बट रिच किस टर्म में है, पैसे की टर्म में नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की टर्म में। दैट मीन्स हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा वेराइटी की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिलती है, मतलब अलग अलग तरीके के आपको एनिमल्स मिल जाएंगे। इवन अगर आप कोई जैसे आप बोलें कि कोई आप मंकीज़ वगैरह देख रहे हैं, एप देख रहे हैं, तो वो भी अलग अलग टाइप के मिलेंगे। इवन हम जो लिजार्ड देखते हैं वो भी अलग अलग टाइप की मिल जाएंगी आपको। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, इंडिया में, क्योंकि इंडिया इस मामले में बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। सो लेट्स सी कि कितना रिच है इंडिया इस मामले में। देखो ये ऐसा क्यों है, दिस इज़ पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। भाई जितनी वहाँ पे इंडिया में अलग अलग तरह के एनिमल्स हमें हमें अभी तक पता हैं, उससे कई ज़्यादा आपको आगे चल के मिल सकते हैं, वो डिस्कवर हो सकते हैं। हो सकता है उन्हें हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया हो, उनसे हम मिले नहीं हो, उन्हें हम जानते ना हो। तो ऐसे बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरियाज हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो जहाँ पर हम लोग जा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो जब वहाँ उनको भी और डिस्कवर किया जाएगा तो विल गेट टू नो कि और भी बहुत सारी स्पीसीज आपको मिल जाएंगी। नाउ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वेराइटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। हम पहले ही लास्ट क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं कि अलग अलग तरह के हमारे यहाँ फॉरेस्ट मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं, काफ़ी वेराइटीज़ हैं इनकी। तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई होगी कि भाई ये कितने इंपॉर्टेंट हैं इन आवर डेली लाइफ, है ना। ये सारे हमारे कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब हम इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर हम डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जिन पर हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life। मतलब ये इतने से घुल मिल गए ना हम इनमें कि हमें लगता है कि इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन साथ साथ में हम ये भी सोचने लगते हैं कि भाई ये तो हमें हमेशा से मिलते आ रहे हैं और इन पर तो हमारा राइट है, हमें मिलते ही रहेंगे। बट लेटली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस। भाई बड़ी टेंशन है इनको, क्यों, क्योंकि ये खत्म होते जा रहे हैं। आपको पता है जो चीज़ें हमें इजीली यहाँ पे मिल जाती हैं, हमें लगता है कि तो ऑलवेज मिलती हैं। कि सपोज चलिए हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करते हैं, हम एक नॉर्मल सी चीज़ की बात करते हैं जो हमारी डेली यूज़ की रहती है। जैसे हम सोचते हैं कि हमारे पास वाटर है वो ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, इवन तो वो लिविंग नहीं है, बट क्या वाटर एक ऑलवेज अवेलेबल रह सकता है हमारे पास? कई बार हमें वाटर के लिए इतनी दूर दूर जाना पड़ता है, लोग पानी के लिए लड़ाइयाँ तक करते हैं, है ना। तो वो क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो खत्म तो नहीं होगा, बट वो अपना प्लेस चेंज करता रहता है। सिमिलरली कुछ ऐसी स्पीसीज़ हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज आपके यहाँ एक बहुत सुंदर सा जंगल हो और आप उसके पेड़ को काटते चले जाएंगे जस्ट फॉर मेकिंग सम फर्नीचर। तो भाई जब आप उसको काटते चले जाएंगे और उसे ग्रो करने वाला कोई नहीं है, उसे दोबारा से उगाने वाला कोई नहीं है, तो फिर तो वो वन डे खत्म हो ही जाना है ना। एंड इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम भी ये सोचते हैं कि भैया अपने आप ग्रो हो रहा है तो हम इसे यूज़ करते ही चले जाते हैं, और लास्टली क्या होता है, अपने आप ग्रो होने के बाद भी वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जब वो खत्म होता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो हमें मिल ही नहीं रहा है, और क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये खत्म हो गया है। सो इस तरह से ये ऐसा कुछ हो इससे पहले ही हमें उसे बचा लेना चाहिए। देखिए हमें ऐसा क्यों लगता है भाई कि हमें इनको बचाने की ज़रूरत है, मतलब ये तो अपने आप ग्रो हो रहे हैं, जो प्लांट्स हैं, जो स्पीसीज सब अपने आप ग्रोथ हो रहे हैं, मल्टीपल होते जा रहे हैं। बट वाई डू वी थिंक कि हमें इन्हें बचाने की ज़रूरत है या खत्म हो रहे हैं? इसके लिए हमारे पास कुछ एस्टिमेट्स हैं। भाई ये एस्टिमेट्स हमें रिकॉर्ड किए हैं इंडिया इंडिया में कि अराउंड 10% जो हमारे यहाँ फ्लोरा है, वो 10% जितना फ्लोरा है वो ख़त्म हो चुका है, गायब हो चुका है। और
20% ऑफ इट्स ममल वो गायब होने के कगार पे है, मतलब थ्रेटेंड लिस्ट में है। जो 10% फ्लोरा है और 20% ममल्स हैं, मतलब एनिमल्स हैं, अराउंड गायब होने की कंडीशन में आ गए, थ्रेटेंड लिस्ट में है कि ये खत्म होने वाले हैं। ठीक है, जब ये मिलना बंद हो जाते हैं, कम मिलने लगते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा ये मिल क्यों नहीं रहे हैं। सपोज हम किसी प्लांट को काटते जा रहे हैं, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते जा रहे हैं, तो फिर जब वो मिलना बंद हो जाएगा तब हमें रियलाइज़ होगा कि अरे ये तो अब मिलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं मिलता है। जैसे कुछ एनिमल्स भी होते हैं वो हमें दिखाई ही नहीं देते हैं, जिनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। मेनी ऑफ दीज वुड बी कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल। अभी इनमें से कई सारे हैं जिनको हम क्रिटिकल कैटेगराइज कर देंगे। ये कैटेगरीज क्या हैं, वी विल डिस्कस इन डिटेल। थोड़ा सा ये आगे चल के हम भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। भाई कुछ तो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं, जैसे चीता है, ठीक है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, ये सब क्या है, खत्म होने वाले हैं। फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट है, ये दिखाई नहीं देते हैं आजकल, ठीक है। एंड प्लांट्स लाइक महुआ, जो मधुआ इग्निसिस उसको बोलते हैं, ये महुआ का प्लांट होता है जो इजीली मिल जाता था, लेकिन अब ये कम बचा हुआ है। साथ साथ में एक ग्रास स्पीसी भी है जिसे हम बोलते हैं हैब्राडिया हैप्टान्यूरोन, ठीक है। ये जो ग्रास होती है ये भी बहुत कम मिलने लगी है, पहले बहुत अच्छे से मिल जाती थी बट अब नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि अब ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने वाली है, यानी कि हमसे ग्रो नहीं कर रहे हैं, बस हम इसका यूज़ करे जा रहे हैं, है ना। इन फैक्ट नो वन कैन से हाउ मेनी स्पीसीज मे हैव ऑलरेडी बीन लॉस्ट। और हम ये भी नहीं बता सकते कि कितनी सारी स्पीसीज को हम जानते ही नहीं थे और अब वो मिलती ही नहीं है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है, जैसे हमने सुना है संजीवनी बूटी के बारे में, क्या वो हमें अभी मिलती है? मैंने तो अभी तक नहीं सुना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो संजीवनी बूटी लोगों ने ज़्यादा यूज़ कर ली है, या फिर वो कम ग्रो होती थी, उसको कोई ग्रो करने वाला ही नहीं था तो वो खत्म हो गई है ना। सो टुडे वी ओनली टॉक अबाउट द लार्जर एंड मोर विजिबल एनिमल। आज हम उन एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में बात करते हैं जो हमें इजीली दिखाई दे जाते थे, और वो अगर नहीं दिखे तो हम सोचेंगे कि ये कहाँ चले गए, है ना। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो बहुत स्मॉलर होती हैं, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके मेडिसिनल यूज़ होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ में। जब वो नहीं मिलेगी तो हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो जब वो नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो हमें उसकी ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको पता है कुछ फॉरेस्ट जो हैं वो वेनिश होते जा रहे हैं, मतलब ख़त्म होते जा रहे हैं। इस पूरे पैरा में आप ये पढ़ेंगे कि जो हमारे जो पूरा एरिया है कितना है, उस पे कितने पे प्लांट है, अराउंड 79.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया है हमारे इंडिया में जिस पर प्लांट है, जो हमारे पूरे इंडिया का 24% है। मतलब हमारे इंडिया के 24%, 24.16% पे क्या है, प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। दैट मीन्स फॉरेस्ट उगे हुए हैं, है ना। और आपको पता है कि ये जो फॉरेस्ट हैं इनमें अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। डेंस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, मैंग्रोव्स मिल जाएंगे, है ना, ओपन फॉरेस्ट मिल जाएंगे। तो ये सारे हमारे पूरे एरिया में ग्रो हो रखे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो ये बताती है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज़ हो गया है। मतलब अब हमारे फॉरेस्ट ज़्यादा होने लगे हैं। कब से? ये 2013 के बाद से ग्रो हो रहे हैं, उसके पहले तो कम हो रहे थे, है ना। तो अब कम हो रहे थे तो इंक्रीज़ कैसे होने लगे? क्योंकि हमारे हमने कुछ ऐसे मेजरमेंट लिए हैं, जैसे कंजर्वेशन मेजर लिया हमने, मतलब हमने कुछ ऐसी स्टेप ली हैं जिनसे हम उन्हें बचा रहे हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट इंटरवेंशन है, प्लांटेशन वो कर रहे हैं बाय डिफरेंट एजेंसी। ये अलग अलग एजेंसीज़ हैं जो प्लांटेशन वगैरह करती हैं, है ना, अफॉरेस्टेशन करवाती हैं। तो इनकी वजह से अब ये प्लांट जो है वो ग्रो हो रहे हैं। तो आपको पता क्या रखना है इसमें, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि भाई एक तो 79.42 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है हमारा वो किस में कवर्ड है, उस पर प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। और वो क्या है, इंडिया की टोटल एरिया का कितना है, जोग्राफिकल एरिया का 24.16% है। और अब धीरे धीरे प्लांट्स जो है वो इंक्रीज़ होने लगे हैं। लेकिन कब से इंक्रीज़ हो रहे हैं? 2013 से। उससे पहले क्या हो रहा था वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सी लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। अब हम डिफरेंट कैटेगरीज को एक बार समझ लेते हैं कि भाई जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो IUCN ने बनाई हैं, ठीक, किसने बनाई है? IUCN ने। तो IUCN क्या है? इट इज़ ए इंटरनेशनल बॉडी फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। भाई एक इंटरनेशनल बॉडी है जो नेचर का और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, और उसके लिए कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या करना है, कौन कौन सी स्टेप्स लेनी है, वो सब हमें बताती है, ठीक है। तो इसमें इसने क्या किया हुआ है, इसने क्लासीफाई किया है जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको, ठीक है, उनकी स्पीसीज़ को, कि भाई ये वाले एनिमल्स हैं, ये वाली स्पी में आते हैं। तो भाई कैसे आएंगे ये, इन्होंने इसको कैसे डिवाइड किया हुआ है? तो इन्होंने सबसे पहले बनाया नॉर्मल स्पीसी। देखो नॉर्मल स्पीसीज़ में क्या होता है, जो हमें आराम से मिल जाते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं, उन्हें हम नॉर्मल स्पीसीज़ में बोल देंगे। जैसे कैटल्स हैं, कितनी सारी कैटल्स हमें देखने को मिलती हैं, साल, पाइन, रोडेंट, ये सारे जो एनिमल्स हैं
जो प्लांट ट्रीज़ हैं ये हमें ईज़िली मिल जाते हैं। तो ये नॉर्मल स्पीसीज़ हैं जो हमें नॉर्मली देखने को आराम से मिल जाते हैं। इनके लिए हमें कोई ढूँढना नहीं पड़ता, स्पेशल कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है? तो ये किस में आ जाएँगे? नॉर्मल स्पीसीज़ में, ठीक है? नाउ लेट अस मूव ऑन कि भई एंडेंजर्ड स्पीसी क्या होती हैं? एक इन्होंने ग्रुप बनाया है एंडेंजर्ड स्पीसी। भई ये कैसी स्पीसीज़ हैं? ये स्पीसीज़ ऐसी हैं जो डेंजर में है ऑफ एक्सटिंक्शन। किसके डेंजर में है? खत्म होने के। एक्सटिंक्ट हो जाना मतलब बिल्कुल खत्म हो जाना, हमेशा के लिए गायब हो जाना, है ना? जैसे संजीवनी बूटी के बारे में बात करी मैंने, वो हमें बिल्कुल नहीं मिलती है अभी, तो वो एक्सटिंक्ट हो गई है। ऐसे ही जो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं जो जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है कि भाई वो खत्म हो सकती हैं, है ना, ढूंढने पे भी नहीं मिलेंगी, उन स्पीसीज को इंडेंजर्ड में रखा गया है, ठीक है? अब इसमें क्या करते हैं, जिन स्पीसीज का सर्वाइवल डिफिकल्ट है, मतलब वो बढ़ नहीं पा रहे हैं या कोई नेगेटिव फैक्टर हैं, ठीक है, जो उसको क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन कर रहे हैं। जैसे सपोज कोई एनिमल है तो उसको लोग हंट कर रहे हैं, है ना, तो वो डिक्लाइन हो सकता है, खत्म हो सकता है, इसीलिए उसको बचाने की ज़रूरत है। जैसे ब्लैक बग है, ठीक है, ब्लैक बग, क्रोकोडाइल, है ना, इंडियन वाइल्ड आस एंड इंडियन राइनो, लाइन टेल्ड मैक्यू, देन संघाई। ये बहुत सारे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे यहाँ इंडिया में, जो संघाई जो है वो बहुत फेमस है। ब्लैक बक का तो केस आपने सलमान खान वाला सुना ही होगा। तो ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो खत्म होने वाले हैं, एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गए हैं, एंड दैट्स वाई इन्हें इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। तो अभी तक हमने कितनी स्पीसीज पढ़ी? 2 स्पीसीज। ये किसने बनाई है? IUCN ने। चलिए हम नेक्स्ट और जो स्पीसीज है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट स्पीसीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है वल्नरेबल। भाई एक ग्रुप है वल्नरेबल स्पीसीज का। इसके अंदर कौन से टाइप की स्पीसीज को इन्होंने डाला हुआ है? भाई यहाँ पर वो स्पीसीज आती हैं हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड, उनकी जिनकी पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई है, टू लेबल्स फ्रॉम वेयर इट इज़ लाइकली टू मूव ऑन टू इंडेंजर्ड कैटेगरी। मतलब अगर ये इतनी कम हो गई है कि इसे हम इंडेंजर्ड में डालना पड़ेगा, मतलब हमें डर लगने लगेगा कि ये खत्म होने की कगार पे तो नहीं आ गए, तो ये वल्नरेबल है, मतलब ये इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आ सकती हैं, अभी इंडेंजर्ड में नहीं है। इंडेंजर्ड वो होती हैं जो एक्सटिंक्ट में आ सकती हैं, और वल्नरेबल वो होती हैं जो इंडेंजर्ड हो सकती हैं, मतलब खत्म होने के कगार पे आ सकती हैं, ठीक है? तो इन अगर नियर फ्यूचर में अगर हम कुछ पॉजिटिव स्टेप नहीं लेते हैं, अगर ये नेगेटिव फैक्टर्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं, तो फिर ये इंडेंजर्ड बन जाएंगी, इसीलिए इनको वल्नरेबल में रखा गया है। द एग्जाम्पल ऑफ सच स्पीसीज आर ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट्स, गंगेटिक डॉल्फिन। तो जो गंगा में जो डॉल्फिन होती है ना, वो भी वल्नरेबल स्पीसीज में आती है, ठीक है? तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब हम देख लेते हैं एक और स्पीसी, दैट इज रेयर स्पीसी। भाई रेयर स्पीसीज में क्या होगा? जो बहुत ही रेयर है, कम दिखाई देती हैं, जैसे स्पीसीज विद स्मॉल पॉपुलेशन। ऐसी स्पीसीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है एंड मे मूव इनटू इंडेंजर्ड, वो इंडेंजर्ड या वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं, मतलब दोनों से किसी भी कैटेगरी में जा सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग दैम कंटिन्यू टू ऑपरेट, क्योंकि अगर जो नेगेटिव फैक्टर हैं जो जिसकी वजह से वो कम होते जा रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू रहेगा वो फैक्टर, तो ये खत्म हो जाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे हिमालयन ब्राउन बेयर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलोज, है ना, और डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। ये सब किसमें आ जाएंगे? रेयर स्पीसीज में। ये पहले से ही इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है और ये अब खत्म होने के कगार पे आ सकते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे? रेयर स्पीसी। रेयर क्यों है? क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, ऑलरेडी ये बहुत कम है, इसीलिए इनको रेयर स्पीसीज भी बोल सकते हैं। तो ऐसे करके हमने 4 कैटेगरी पढ़ी, नॉर्मल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे 2 कैटेगरीज और हैं, हम उन्हें और जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए ये रही हमारी वो 2 और एक्स्ट्रा स्पीसीज जो अब खतरे में है, या फिर जिन्हें IUCN ने कैटेगराइज किया है। देखो एक ग्रुप है एंडेमिक और दूसरा ग्रुप है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट तो हम पहले समझ चुके हैं, जो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, है ना, जो बिल्कुल मतलब शायद एक ही बची हो या 2 ही बची हो, कि अब इनका बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, दे आर एक्सटिंक्ट, या फिर बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, ठीक है? और एंडेमिक में होंगी वो जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं, जैसे पहले हम एंडेमिक देख लेते हैं। दीज आर द स्पीसीज विच आर फाउंड ओनली इन सम पर्टिकुलर एरियाज यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचर और जोग्राफिकल बैरियर्स। भाई ये कुछ ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं। देखिए इसके लिए मैं आपको एग्जांपल बता सकती हूँ। देखिए जो हींग है ना, जो हम सब खाते हैं, वो हींग कहाँ पे ग्रो होती है? वो एंडेमिक है, मतलब वो हमारे इंडिया में ग्रो नहीं होती है, ठीक है? इंडिया में हींग बनती ही नहीं है, ग्रो ही नहीं होती है, उसके कोई प्लांट यहाँ पर ग्रो नहीं होते, क्योंकि उसे कुछ स्पेशल टाइप का एक तरह से कह सकते हैं जो एटमोसफियर चाहिए होता है, वो उसे यहाँ पर नहीं मिलता है। तो वो कहाँ पे ग्रो होती है? वो आपको जो अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो वो एंडेमिक है, वो उस पर्टिकुलर एरिया में आपको मिल जाएगी, बट हमारे यहाँ पे ग्रो नहीं होती है। आपको पता है हम एवरी ईयर 600 करोड़ रुपए की हींग मंगाते हैं वहाँ से, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो हमारे यहाँ ग्रो नहीं होती है, वो एंडेमिक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। तो ऐसी कुछ स्पीसीज होती हैं जो एंडेमिक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे यहाँ ही मिलती हैं और कहीं नहीं मिलती हैं, है ना? तो इनको भी बचाने की ज़रूरत है। एंड हींग के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे हिमाचल में हमने इसी साल एक नया एक पहला प्लांट हमने ग्रो किया है, सो दैट हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हम उसे स्पेशल कंडीशन देके स्पेशल एटमोसफेयर प्रोवाइड करा के यहाँ पे ग्रो करा सकते हैं क्या, एंड इफ इट इज़ पॉसिबल दैन दैट्स गुड, कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो यहाँ पर भी ग्रो हो सकेगी हींग, है ना?
तो ऐसी ही स्पीसीज़ क्या होती हैं, वो होती है एंडेमिक। ठीक है, तो मैंने आपको प्लांट का एग्जांपल दिया। ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं जैसे एंडमान टील, निकोबार पिजन, एंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कैसे हैं, एंडेमिक है, मतलब उसी पर्टिकुलर एरिया में। इनके साथ जो जगह का नाम क्यों लिखा हुआ है एंडमान है या अरुणाचल प्रदेश है, क्यों, क्योंकि ये उसी पर्टिकुलर एरिया में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया एंडेमिक। चलिए हम एक्सटिंक्ट को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देयर आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस। भाई कुछ ऐसी स्पीसीज जिन्हें हम ढूंढते हैं बट वो हमें मिलती नहीं है, जैसे हम चले जाते हैं टाइगर्स को ढूंढने के लिए बट वो हमें मिलते नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो एक स्पीसी ऑफ मे बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम ए लोकल एरिया, भाई उस पर्टिकुलर एरिया से वो स्पीसी खत्म हो गई होगी, तो हम क्या कहेंगे कि भाई वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ये तो नहीं कह सकते कि पूरे वर्ल्ड में, बट उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर वो मिलती थी बट अब नहीं मिल रही है, दैट मीन्स वहाँ पर वो खत्म हो चुकी है। तो कुछ ऐसे रीजंस हैं कंट्री के, कुछ कंट्रीज़ हैं, कुछ कॉन्टिनेंट है जहाँ पर वो खत्म होने लगी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरे एंटायर अर्थ पे, जैसे डायनासोर है वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, है ना। तो कुछ ऐसे एग्जांपल है जैसे एशियाटिक चीता, हमारे यहाँ अब नहीं मिलता है एशियाटिक चीता। पिंक हेडेड डक है, वो हमारे यहाँ नहीं मिलती है। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में वो मिलती होगी बस वहीं मिलेगी, अब जिन जगह पे एक्सटिंक्ट हो चुकी है वहाँ पर वो नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हमने 6 टाइप के IUCN की 6 कैटेगरीज हैं। चलिए फटाफट से उनके नाम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली वाली थी नॉर्मल कैटेगरी, है ना। उसके बाद नॉर्मल स्पीसीज के बाद सेकंड कौन सी थी, जल्दी से बताइए, याद आ रहा है क्या आपको? सेकंड कैटेगरी कौन सी थी? याद नहीं आ रहा है, इंडेंजर्ड। ठीक है, उसके बाद कौन सी थी, वल्नरेबल। फिर कौन सी थी, रेयर, है ना। और रेयर के बाद ये दो, एंडेमिक एंड एक्सटिंक्ट। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा, नेम REE ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक काम करते हैं, ये जो नेक्स्ट चीज़ें हैं जो हमें इसके बाद पढ़नी है वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसी को अच्छे से समझिए, एक बार बुक को रीड करिए एंड प्रिपरेशन करते रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके आगे जो हमने नेगेटिव फैक्टर्स के बारे में बात करी है वो क्या क्या है। ठीक है, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए बाय बाय, लव यू।